आप देख रहे हैं खबर तो समझिए, आपके साथ मैं हूं विवेक। वैशाली में हुए सड़क हादसे में ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार ने खुद स्वीकारा कि जड़ुआ में 40 रुपए की उसने शराब पी थी। ड्राइवर की शराब पीने की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से भी कर दी गई है। ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट में भी 45% अल्कोहल की पुष्टि हुई। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार उर्फ राम प्रसाद राय ने खुद स्वीकारा कि हाजीपुर से ट्रक लेकर महनार की तरफ जाने के दौरान उसने जड़ुआ में कुछ ट्रक चालकों के साथ देसी शराब पी थी। बुरा था पंप ने दूंगा। अच्छा, तो ही पी के आता है। वो जड़ुआ में वहीं पर पी लेता था। तो बिहार में तो बंद है, तो वहाँ मिलता कैसे है सबको? लोग जाओ सुने सब आदमी है। हाँ? सब आदमी है वहाँ पर उसने सब इसने है। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी 40 रुपये गिलास। देसी होता है कि विदेशी? देसी। अच्छा, देसी वाला डॉक्टर। क्या हुआ था? घटना बताइए तो। कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी नहीं सटा है, ठीक ना? अच्छा। हम होटल पर लगे थे, वो आकर के आगे लगा दिया, कुछ होने बोले। फिर वहाँ से चले। किससे हुआ था आपका लड़ाई? ड्राइवर में। आप किसमें होगा? ड्राइवर वो आया था, आगे लगा दिया। कहाँ पर पिया था? जड़ुआ में पिया था। वो था डुप्लीकेट दारू दे दिया था ना? दारू से थोड़ा वो टेक करके चलते से हो रहा था। कितना देर फंसे रहे वहाँ ट्रक में? फसल थोड़ा रहे। तुम थे ना वहाँ ट्रक में अंदर? हाँ। कितना देर? लगभग 6-7 मिनट रहा, वहाँ जाम लग करता है एरिया। चलिए खबर को समझिए। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध रूप से हर जगह शराब मिलती है। वैशाली में रोड एक्सीडेंट में 8 लोगों की जान लेने वाला ड्राइवर भी नशे में था और नशे की वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। 8 लोगों की जान चल गई और कितने ही परिवारों में मातम पसर गया। यहां पहला सवाल यह है कि ड्राइवर को शराब कैसे मिली, और अगर मिल भी गई तो रास्ते में उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? पुलिस जो है क्या मौजूद थी? उनकी गश्ती गाड़ी मौजूद थी जिसने ट्रक को रुकवाकर एक बार पूछ लेने की हिम्मत की होती? सवाल है कि क्या रास्ते में पड़ने वाले थानों की पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? और ड्राइवर ने जहां शराब पी उस थाने का थानेदार सस्पेंड होगा? तो ये सारे सवाल, यानी कि पहले के चेक पोस्ट पर ड्राइवर की चेकिंग हो गई होती तो शायद 8 बेगुनाहों की जान नहीं जाती। बढ़ते हैं आगे। वैशाली में सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे लोगों पर नशे में धुत एक ड्राइवर ने ट्रक चढ़ा दिया। इस भीषण दुर्घटना से पूरा बिहार सदमे में है। जिनके अपने इस हादसे में बेवक्त मौत के शिकार हो गए, वहां मातम पसरा है, कोहराम मचा है, और इसी कोहराम के बीच शराबबंदी को लेकर आक्रोश अपने उफान पर है। बीस साल का चंदन सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। चंदन के पिता भी सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। बचपन से पिता को आर्मी की वर्दी में देखकर बड़ा हुआ चंदन भी सेना के शौर्य का प्रतीक बनना चाहता था, पर वो सपने अब पश्चिम दिशा की अंतहीन यात्रा में ओझल हो गए हैं। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। इस बोझ का दंश अब चंदन के पिता को जीवन भर झेलना है, इस मलाल के साथ कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी या तो बिल्कुल खोल दो, शराब बिल्कुल शुरू कर दो, और नहीं तो बिल्कुल बंद कर दो। अगर बंद है तो फिर शराब पी के गाड़ी कैसे चल रही है? उससे पूछिए जिसका बेटा मर गया है, उस पर क्या बीतता होगा। 20 साल तक बच्चे को पाला होगा कि हम फौजी भेजेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, हमारी जगह वो आएगा। उस बाप से पूछिए उस पर क्या गुजरता है। बेटा को कंधा जब बाप देता है तब पता चलता है कि क्या होता है बेटा। जीवन अनिश्चित है और इसी अनिश्चितता के गर्भ में घटना और दुर्घटनाओं के बीज अंकुरित होते रहते हैं। इसी अनिश्चित जीवन के गर्भ से वैशाली में दुर्घटना का एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आ गया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत एक ट्रक चालक ने 8 जिंदगियों को बेवक्त मौत बांट दी। और जो ड्राइवर था उसका नाम है लालू कुमार उर्फ राम प्रसाद राय,
जो कि ट्रक ड्राइवर था। इसके साथ इसको भी चोट लगी थी और इसका इलाज चल रहा है पटना में। तो डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इनके जो ब्लड है और जो ब्रेथ एनालिसिस किया गया था उसके हिसाब से शराब की पुष्टि हुई है। शिवानी और खुशी तब बदकिस्मती से वहीं मौजूद थीं। उनके घर में शादी की सहनाई बजनी थी, पर अब मातम का शोर है, हृदय को बेध देने वाला शोर। घटनास्थल से महज आधा किलोमीटर ये जो घर है वो शिवानी और कुशी का है। ये दोनों भी पूजा में सम्मिलित होने के लिए गई थी, अपने परिवार जनों के साथ गई थी। चूंकि इनके घर में शादी समारोह भी था तो बेहद धूमधाम से पूजा करने के लिए ये लोग गए थे और पता नहीं था कि आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत इनका इंतजार कर रहा है। बोल रहा था जो दारू पिया था, दारू बहुत पिया था और दारू पी के गाड़ी चलाया था। वही सबको चढ़ाते अपना धक्का मार दिया पीपल के गाछ में, सब कुछ आ गया। मिट्ठू राय भी अपनी 10 साल की बेटी लक्ष्मी को इस दुर्घटना में हमेशा के लिए खो चुके हैं। बेटी को शिक्षा और संस्कार देकर भविष्य में उसकी डोली उठाने का सपना देखने वाले मिट्ठू राय अर्थी उठाने के बाद बिखर चुके हैं। इतना कि ठिठकी हुई जुबान से शब्द भी नहीं फूट रहे। हम दूसरे बच्चे के वियोग में पड़े हुए थे। बच्चा के साथ रो रहे थे, हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या उम्र थी बच्चे की? 10 साल के। 10 साल। नाम लक्ष्मी। और इस घर में पूजा भी था। भतीजा को बेटी को आरती उठाना पड़ा हमारा। और क्या तकलीफ को हम सरकार ने इस हादसे पर मुआवजे का मरहम तो लगा दिया है, पर शराबबंदी को फेल करने वालों पर लगाम कब लगेगी? इस पूरे हादसे के केंद्र शराब का नशा ही काल बनकर उभरा है। अगर ये सच है तो शराबबंदी की सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने वाले शर्म और पश्चाताप के आंसू कब बहाएंगे? और कब ये सुनिश्चित होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? न्यूज 18 के लिए वैशाली से अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नशे में ड्राइवर ने 8 लोगों की जान ले ली। सवाल है कि क्या सच में बिहार में शराबबंदी है? पहला सवाल यही है। और अगर शराबबंदी है तो ड्राइवर को शराब कैसे मिल गई? शराबबंदी को सफल बताने वाले लोग कहां हैं? मुआवजे का मरहम क्या इस गम को कम कर पाएगा? उसके पिता रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है। क्या इस गम को मुआवजे का मरहम कम कर पाएगा? सवाल यही है। बिहार में खाद पर सियासत जारी है। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार को केंद्र से पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही, जबकि बीजेपी के सांसद सुशील मोदी का दावा है कि बिहार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी की वजह से कृत्रिम कमी पैदा की गई है। खाद के लिए लाइन में लगे किसानों की यह तस्वीर कैमूर की है। ऐसी लाइनें सिर्फ कैमूर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में आए दिन देखने को मिल जाती हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री दावा करते हैं कि केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति न होने से ये हालात पैदा हुए। दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का दावा है कि बिहार में खाद की कमी नहीं है, बल्कि चरमरा चुके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कालाबाजारी से कृत्रिम कमी के हालात बने हैं। पहले दोनों के बयान सुनिए। भैया जो हमें जो अभी प्राप्त हुआ है आज 18/11/2022 तक हमें सिर्फ 37% यूरिया प्राप्त हुई। अब वो कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, तो या तो हमारा आंकड़ा गलत कह रहा है या तो उनका ट्यूटर गलत कह रहा है। हमारा डिमांड है कि हमको 2,55,000 मैट्रिक टन यूरिया चाहिए। देखिए, ये बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बिहार को खाद की आपूर्ति की जा रही है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे यूरिया हो या अन्य फर्टिलाइजर्स हो। लेकिन जो वितरण व्यवस्था वो चरमरा गई है। और देखिए, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं, सबों की एक मिली भगत है। और चूंकि बिहार नेपाल से जुड़ी उसकी एक लंबी सीमा है, तो बड़े पैमाने पर यूरिया खाद नेपाल चली जाती है। बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में यूरिया की जो जरूरत है वो 2,55,000 मीट्रिक टन है,
जबकि आपूर्ति का जो प्रतिशत है वो 37% है। उसी तरह डीएपी 1,22,300 मीट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन आपूर्ति का प्रतिशत 70% है। अब सुशील मोदी का दावा देख लेते हैं। पिछले 1.5 महीने में बिहार को 2.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला और बिक्री के बाद भी 1,68,000 मीट्रिक टन स्टॉक में पड़ा रहा। डीएपी की बात करें तो बिहार को 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक की आपूर्ति की गई और बिक्री के बाद ये 90,000 मीट्रिक टन स्टॉक में है। फिर भी कमी का रोना रोया जा रहा है। सवाल है कि जब राज्य में 1,68,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है और 90,000 मीट्रिक टन डीएपी स्टॉक में है, फिर खाद के लिए किसानों को पसीने क्यों बहाने पड़ रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही खाद की कालाबाजारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर समझिए कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और अच्छी फसल के लिए किसानों को खाद की जरूरत होती है। बिहार को 2,55,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है और बिहार के कृषि मंत्री का दावा है कि जरूरत के हिसाब से उन्हें मात्र 37% यूरिया की आपूर्ति हुई। डीएपी की आपूर्ति 70% के करीब हुई, लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़ों की माने तो बिहार को पिछले 1.5 महीने में 2,41,000 मीट्रिक टन यूरिया मिला और अब भी राज्य के पास 1,68,000 टन यूरिया का स्टॉक है और यही हाल डीएपी खाद का है। सुशील मोदी का दावा है कि क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी 0.90 लाख एमटी डीएपी मौजूद है। सुशील मोदी का कहना है कि बिहार की नीतीश सरकार जनता से झूठ बोल रही है। हिम्मत है तो बताएं कि यूरिया का स्टॉक कितना है। सवाल है कि अगर बिहार सरकार के स्टॉक में खाद मौजूद हो तो फिर किसानों तक सप्लाई क्यों नहीं हो रही? बढ़ते हैं आगे। जेडीयू को मजबूत करने के लिए संगठन चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जगह जगह से हंगामे की खबरें आ रही हैं। जेडीयू संगठन चुनाव के दौरान हो रहे हंगामों पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार अब प्रासंगिक नहीं रह गए, लोगों को उन पर विश्वास नहीं रह गया। शहर शहर हंगामे की खबर। जेडीयू संगठन चुनाव के दौरान हंगामा होना आम बात हो गई है। गोपालगंज में जिला अध्यक्ष के चुनाव में हंगामा हुआ, छपरा में कुर्सियां तोड़ी गईं, गया में महानगर अध्यक्ष के चुनाव में बवाल हुआ, सिवान, समस्तीपुर और खगड़िया में भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से कई जगहों पर चुनाव को स्थगित करना पड़ा। लगातार हो रहे इन हंगामों ने बीजेपी को जेडीयू पर तंज कसने का मौका दे दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं, लोगों का उन पर विश्वास नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जी पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ गया, क्योंकि वो जब तेजस्वी यादव को अगला भविष्य मान लिए तो जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, अब उनमें तो कुछ भरोसा रहा नहीं। जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जमा खान का कहना है कि बीजेपी का ये दर्द सत्ता से बाहर होने का दर्द है। कुछ नहीं है जो बीजेपी का, तो आप जानते हैं कि जब बीजेपी को जहाँ सरकार होती है, बीजेपी के साथ लोग होता है तो वहाँ खुश होती है, हर अच्छा लगता है, हर काम अच्छा लगता है। और आज महागठबंधन परिवार है, उसको परेशानी है कि महागठबंधन परिवार बहुत ही मजबूत होकर कुछ कर गया है पूरे देश के लिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान इतने हंगामे क्यों हो रहे हैं? क्या जेडीयू में बढ़ती गुटबाजी की वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसा ही हाल बिहार कांग्रेस का भी था। जहां जहां बिहार कांग्रेस के प्रभारी जाते थे, वहीं वहीं हंगामा हो जाता था और कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर समझिए कि बिहार में जेडीयू का सांगठनिक चुनाव हो रहा है और माना जाता है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की संगठन पर जबरदस्त पकड़ रही है। जेडीयू संगठन को मजबूत करने में उनका खास योगदान रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से पदाधिकारी बनाए थे। आरसीपी सिंह अब पार्टी में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनके लोग अब भी जेडीयू में हैं। संगठन चुनाव के दौरान आरसीपी के करीबियों को किनारे करने की कवायद हो रही होगी और यही वजह है कि कई जगहों पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। जिन लोगों को किनारे करने की कोशिश होती है वो विरोध करते हैं। कहीं कहीं पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया जाता है। यानी कि संगठन चुनाव के दौरान जेडीयू की गुटबाजी सामने आ रही है और इस तरह की गुटबाजी से पार्टी की सेहत पर असर पड़ सकता है।
झारखंड की सियासत की बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच एक बार फिर आर पार की लड़ाई है। जेएमएम के महाजुटान के जवाब में बीजेपी ने रांची में उलगुलान आंदोलन का शंखनाद कर दिया। जेएमएम के महाजुटान के जवाब में बीजेपी ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया। रांची के गांव-गांव से मोरहाबादी मैदान में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी की। इसी के साथ मोरहाबादी मैदान से डीसी दफ्तर तक बीजेपी का पैदल मार्च शुरू हो गया। भगवा झंडा लहराते बीजेपी कार्यकर्ताओं के कदम रांची की सड़क पर तेजी से बढ़ने लगे। चंद कदमों के बाद ही कार्यकर्ताओं का हुजूम डीसी के दफ्तर के बाहर जमा हो गया, पर सुरक्षा बलों ने पहले ही गेट बंद कर दिया था। फिर भी उत्तेजित कार्यकर्ता डीसी दफ्तर का गेट जोर जोर से हिलाने लगे। थोड़ी देर तक अफरा तफरी मची रही। बीजेपी ने इसे लूट खसोट की नीति के खिलाफ उलगुलान करार दिया है। जनता को क्रॉस करके रखी है, ठगी करके रखी है। आज जनता का क्रॉस है, हम उनकी आवाज लेके आए हैं। हमारी आवाज सुनने के बजाय हमारे रास्ते को रोका जा रहा है। हम एकदम इनको जगा के रहेंगे। इनकी जो कमी है, इनकी जो तुष्टिकरण की राजनीति उसको दिखा करेंगे, आजाइना दिखाना। हम जिसको जब तक आवाज इनके कान में नहीं पहुंचेगी तब तक हम ऐसी आवाज उठाते रहेंगे। उलगुलान है और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की जन आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये सरकार लूट की छूट देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार है। हेमंत सरकार पर बीजेपी ने राजनीतिक और वित्तीय अराजकता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि पिछले 32 महीने से लूट की छूट मिली हुई है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को ईडी का समन जारी हुआ। निकाय चुनाव में पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया। होल्डिंग टैक्स तो बढ़ा, पर बदले में नगरीय सुविधाएं नहीं मिली। इसलिए गठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत की, जो 21 से 25 नवंबर तक चलेगा। इसी दौरान सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन होगा। इसकी शुरुआत रांची से हुई, जो 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगी। पर कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी के आंदोलन को नौटंकी करार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको जनता ने लगातार नकारने का काम किया, पिछले चारों उपचुनाव में जनता के समय इनको मुंह की खानी पड़ी। आज इनके पैर के तले जमीन नहीं है, राजनीतिक जमीन की तलाश करनी चाहिए इन्हें जाकर के। उसको लेकर के सरकार की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप करके राज्य के जनता के दिलों में जगह बनाना चाहती है। पहले महागठबंधन और अब बीजेपी की ओर से शुरू हुए आंदोलन ने रांची की सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त कर दी है। इससे रांची की जनता तो परेशान है, पर आंदोलनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर समझिए। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच भिड़ंत तेज होती जा रही है। जब जब सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की चर्चा होती है, जेएमएम अपने कार्यकर्ताओं का महाजुटान कर देता है। चाहे वो चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद राज्यपाल की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई की आशंका हो या फिर हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ। और अभी हाल में 2 दिन तक सीएम आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान हुआ था। अब बीजेपी ने जेएमएम की प्रेशर पॉलिटिक्स का उसी अंदाज में जवाब देने का मन बनाया है। वजह है कि बीजेपी ने उलगुलान का बिगुल फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची में डीसी दफ्तर तक पैदल मार्च कर अपने इरादे जताए। इसके बाद बीजेपी ने 21 से 25 नवंबर तक हल्ला बोल अभियान की घोषणा कर रखी है। यानी कि उलगुलान के जरिए बीजेपी जेएमएम के महाजुटान का जवाब देने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में धर्मांतरण का खेल बीते कई साल से चल रहा है। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल के कारण बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जानकार भी इसे एक बड़ी साजिश मानते हैं। बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 143.2% तक बढ़ी है। ये ग्रोथ चौंकाने वाला है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की संख्या साल 1991 में महज 40 थी, जबकि आज इनकी संख्या हजारों में। पिछली जनगणनाओं का आंकड़ा ये संकेत दे रहा है कि ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा खतरा बनती जा रही है।
2001 और 2011 के बीच में ऑल इंडिया घटता है। बिहार के अंदर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर था 27.95, लेकिन ईसाई वृद्धि दर है 143.23%। और अगर ये 3 दशक का केवल देखा जाए, 3 दशक जिसके अंदर ये क्रिश्चियन के, तो यहाँ बिहार के अंदर अगर 40 से 20 बरस में और 3000 हो जाते हैं क्रिश्चियन, इसको क्या कहा जाएगा? खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।